प्यार प्यार एक ऐसा शब्द है जिसके जाल में जब आदमी फंसता है तो वो शायद ही निकल पाता हो। कई बार ये प्यार आपको गर्त में तो ले ही जाता है, पर कई बार ऐसी स्थिति आती है जब ये आपकी जान पर बनाता है। ऐसी एक कहानी जब एक 24 साल की कवयित्री को सरकार में बैठे एक मंत्री से प्यार हो जाता है और वो पहली बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो मंत्री जी द्वारा उनका एबॉर्शन करा दिया जाता है। कवयित्री महोदया फेमस कवयित्री थी, जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तब भी उनका एबॉर्शन करा दिया जाता है। पर तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो जब मंत्री जी के ऊपर दबाव बनता है तो मंत्री जी को ये लगता है कि प्रदेश के एक अच्छे ओहदे पर बैठा हूं और अगर लोगों को ये पता चल गया कि मेरे द्वारा ऐसा गलत काम किया गया है तो मेरी कुर्सी जा सकती है और सरकार को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी एक कहानी की जिसमें सामने वाली लड़की को मिलता है प्यार के बदले मौत का सिला। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है, जो पिछले 3-4 दिनों से इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। कहानी के बारे में आपको बता दूं कि ये 20 से 22 साल पुरानी कहानी है और काफी युवा वर्ग के नजर से ये ओझल कहानी भी है, यानी कि काफी युवा वर्ग इस कहानी के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। पर ये अपने समय की एक हाई प्रोफाइल कहानी है जिसमें सत्ता में बैठे एक मंत्री और उसकी पत्नी ने एक ऐसी साजिश रची जिसके तहत एक कवयित्री को उसके घर में ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, सन था 1999 और शुरुआती सर्द का मौसम था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिस कवि सम्मेलन में कैबिनेट के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को भी निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। और कवि सम्मेलन में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी अपने दल बल के साथ पहुंचते भी हैं और यहाँ पे बहुत सारे कवि होते हैं जो कविता का पाठ कर रहे होते हैं और दर्शक उसका लुत्फ उठा रहे होते हैं। समय करीब 11 से 12 बजे के बीच एक उभरती हुई कवयित्री, जिसने अपनी कविता के दम पर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अपना जलवा कायम रखा था, जिस कवयित्री का नाम है मधुमिता शुक्ला, उसकी बारी आती है। जब वो कविता पढ़ना शुरू करती है तो मंत्री जी अपने किसी व्यस्ततम कार्यक्रम के लिए निकलने वाले थे, पर जब मंत्री जी इस कवयित्री की कविता को सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और जिस स्थान पर वो अपनी सीट लिए होते हैं उसी सीट पर फिर से विराजमान हो जाते हैं। सिलसिला लगातार चलता रहता है। कवयित्री मधुमिता शुक्ला कभी सम्मेलन करती रहती हैं, कभी पाठ करती रहती हैं, कविता सुनाती रहती हैं और मंत्री जी कविता को ध्यान से सुनते रहते हैं। यह सिलसिला चला उस रात्रि के 7 बजे तक और 7 बजे तक मंत्री जी अपने सारे व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़कर उस हॉल में बैठकर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की कविताएं बड़े गौर से सुन रहे थे। कवि सम्मेलन खत्म होता है, उसको जो पेमेंट वगैरह देनी थी और जो कुछ भी अंग वस्त्र देना था वो सारा कुछ देकर मंत्री जी विदा करते हैं। पर इस कवयित्री को मंत्री जी रोक लेते हैं और जब परिचय होता है तो कवयित्री ये बताती है कि मेरा नाम मधुमिता शुक्ला है और मैं लखीमपुर खीरी से रहने वाली हूँ। मंत्री जी इस कवयित्री का नंबर अपने पास लेते हैं और कवयित्री को अपना नंबर देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर दिया करिएगा। मंत्री जी अब धीरे धीरे अगले 3-4 दिन तक दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती है। 3-4 दिन बाद मंत्री अमरमणि त्रिपाठी कवयित्री मधुमिता शुक्ला को एक कॉल करते हैं हालचाल लेने के लिए। हालचाल लेने के दौरान दोनों में करीब 5 से 6 मिनट तक बातें होती हैं, पर अब ये सिलसिला पर दिन 5 से 6 मिनट का नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नजदीकियां आपस में कुछ इस तरह से बढ़ जाती हैं दोनों में कि दोनों शारीरिक संबंध तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये संबंध जो था बिल्कुल अवैध था। तो आपको इससे पहले बता दूं कि उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। अमरमणि त्रिपाठी उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। दोस्तों,
अब दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं और ये संबंध जो होता है ये बिल्कुल अवैध संबंध होता है। मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पहले से शादीशुदा होते हैं और उनके बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं। कवयित्री मधुमिता शुक्ला शारीरिक संबंध बनने के बाद कुछ दिन के बाद मंत्री जी को एक फोन आता है कवयित्री मधुमिता शुक्ला का कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और जब मंत्री जी को ये पता चलता है तो मंत्री जी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और मंत्री जी को लगता है कि मैं एक बड़े स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर हूं, अगर लोगों को ये बातें पता चली कि मैंने इतना घटिया और इतना नीच काम किया है तो कहीं ना कहीं से सरकार की और मेरी राजनीतिक कैरियर के दांव पर लगने की पूरी संभावना है। इसलिए इस कवयित्री को ये कहा जाता है कि आप अभी एबॉर्शन करवा लो, जो कुछ भी होगा वो देख लिया जाएगा। और मधुमिता शुक्ला ने किया भी ऐसा। मधुमिता शुक्ला ने एक निजी हॉस्पिटल में जाके एबॉर्शन करवाया और उसके बाद वो कुछ दिन बाद जब स्वस्थ हुई फिर नजदीकियां दोनों की ऐसे ही बरकरार रही। बाद जब दोनों एक दूसरे की नजदीकियों में फिर से आए तब कवयित्री मधुमिता शुक्ला ने मंत्री जी से कहा कि मेरा भाई बेरोजगार है और उसे आप नौकरी पर लगवा दीजिए। अब चूंकि अमरमणि कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय और अमरमणि के लिए ये सब छोटा मोटा काम था, अमरमणि ने एक विभाग को लेटर लिखा, माफ कीजिएगा मैं उस विभाग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक विभाग का लेटर लिखा और अगले दिन ही कवयित्री मधुमिता शुक्ला के भाई की नौकरी लग जाती है उस विभाग में। हालांकि बाद में सरकार जाने के बाद इनके भाई को नौकरी से निकाल दिया जाता है, पर उस समय ये विभाग में कार्यरत हो जाता है। शुक्ला का विश्वास मंत्री जी के ऊपर और गहरा हो जाता है, साथ साथ ही उनके पारिवारिक जो सदस्य मधुमिता शुक्ला के, उनका भी विश्वास बहुत ज्यादा मंत्री के ऊपर बढ़ जाता है और नजदीकियां दोनों की और बढ़ जाती हैं और कवयित्री दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फिर से मंत्री जी को जब ये बात पता चलती है कि 24 साल की कवयित्री अब दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो मंत्री जी की फिर वही स्थिति थी जो पहली बार प्रेगनेंसी के दौरान थी। मंत्री जी जैसे तैसे करके कवयित्री का एबॉर्शन कराते हैं। लगातार ये सिलसिला बढ़ता रहता है, दोनों की नजदीकियां बढ़ती रहती हैं। अचानक तीसरी बार जब मंत्री जी को पता चलता है कवयित्री फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अब की बार लास्ट चांस था और कवयित्री मधुमिता शुक्ला मंत्री जी से बार बार ये कह रही थी कि अब की बार तीसरी बार है, मैं एबॉर्शन बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, चाहे जो हो जाए, मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी तो मैं जान गंवा दूंगी, पर इस बच्चे को जमीन पर उतारूंगी जरूर, इस बच्चे का जो मौलिक अधिकार है उसे पाना जरूर होगा। क्योंकि ये तीसरी बार का मैटर था इसलिए पूरे जग में पूरी जग हंसाई हो चुकी थी। सारे लोग मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की इन बातों को जान चुके थे कि उनका कवयित्री मधुमिता शुक्ला के साथ शारीरिक संबंध तक है और तरीके से खुल चुकी थी। अमरमणि त्रिपाठी एक दिन रात से अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान वापस आते हैं। ये बात अपनी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को बताते हैं। मधुमणि त्रिपाठी को बताने के दौरान अमरमणि त्रिपाठी कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो, अब मैं इस तरीके के गलत काम में फंस चुका हूं, मेरी कुर्सी भी जा सकती है, मैं प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर पद से भी बर्खास्त किया जा सकता हूं, अब तुम ही मदद करो। मधुमिता शुक्ला तीसरी बार मंत्री जी को दबाव बनाती हैं, तब उन्हें कहीं से भनक लगती है कि आपकी हत्या हो सकती है और वो घर से अपने बाहर निकलना और किसी कभी सम्मेलनों में जाना बिल्कुल बंद कर देती हैं, किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं लेती हैं। अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि जो कि उनसे शादीशुदा थी, उनको जब ये बातें पता चलती हैं तो वो सोचती हैं अब आखिर मंत्री जी को कैसे बचाया जाए कि उनकी कुर्सी ना जाए और इसको मार भी दिया जाए। उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी अब ये कहती हैं कि अब तो मधुलिका शुक्ला घर से बाहर भी नहीं निकलती, उसे भनक लग गई है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। एक घर के कोच, एक मेड की जरूरत होती है जो प्रेगनेंसी में अच्छी तरीके से उनकी देखभाल कर सके। जब ये बात मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को पता चलती है तो रोहित चौबे नाम के शख्स को उनके घर भेजती हैं, आप मधुमिता शुक्ला के घर जाओ और वहां पे आप देख रेख का काम करो। रोहित चौबे को काफी पैसा दिया जाता है, चूंकि मंत्री थी तो पैसे की कमी थी नहीं, रोहित चौबे को काफी पैसा दिया जाता है और मधुमिता शुक्ला जो कि कवयित्री थी, उनको ये नहीं लगता
कि ये जो हमारा काम करने वाला शख्स है, जो हमें पढ़ाने लिखाने वाला, हमारे घर के कामों में हाथ बटाने वाला शख्स हमने भर्ती किया है, ये शख्स नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और बच्चे की उम्र हो चुकी होती है पेट में 6 महीने की। 4 से 5 महीने हो चुका होता है रोहित चौबे को मधुमिता शुक्ला के यहाँ ड्यूटी करते हुए। सर 9 मई रोहित चौबे और 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा मधुमिता शुक्ला को उनके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब ये मामला उस समय बैठे सत्ता के एक मंत्री से जुड़ा था, इसलिए पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा इस मामले की निंदा हुई और काफी लोगों ने मंत्री जी से इस्तीफे की मांग की। मायावती को जब ये सारी बातें पता चली तो मंत्री जी के घर में रहने वाली अमरमणि त्रिपाठी के घर में रहने वाली जो मेड थी, काम करने वाली एक महिला थी, उसने कई इंटरव्यू दे दिए जिससे पूरी तरीके से पोल खुल गई। अब FIR दर्ज हुई, मधुमिता शुक्ला की बॉडी को ले जाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तब पता चला कि मधुमिता शुक्ला के पेट में नवजात शिशु था जो 6 महीने का था। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था और एक कैबिनेट मंत्री का सवाल था और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी उस समय बहुत सख्त मानी जाती थी, पर मुख्यमंत्री द्वारा CBCID को ये जांच सौंप दी जाती है और CBCID अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार करती है। हालांकि अमरमणि त्रिपाठी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा कोई संबंध इस कवयित्री से नहीं था, और ये कहते कहते कुछ दिन बीत जाते हैं। पर जब ये मामला लोगों ने तूल पकड़ाया और मंत्री जी पर और दबाव बना, जब CBCID को ये लगा कि अब मैं भी कहीं ना कहीं से कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दी जाऊंगा, तो CBCID ने अपना दायरा और अपना दबाव मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर बढ़ा दिया। में अमरमणि त्रिपाठी जो मंत्री थे उनका DNA होता है और ये पाया जाता है कवयित्री मधुमिता शुक्ला के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का था। मधुमिता शुक्ला की बहन ने 9 मई को मर्डर होने के बाद 14 मई को लखनऊ में एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें उल्लेख किया गया मधुमिता शुक्ला के बहन ने उल्लेख किया मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का, मधुमणि त्रिपाठी का। दोनों के ऊपर FIR दर्ज होती है, दोनों देते हैं। 3 साल तक लगातार केस चलता है। चूंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़े एक मंत्री का था तो केस की गति भी बहुत ही कमजोर होती है। अब मधुमिता शुक्ला की बहन को लगता है कि चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है और एक मंत्री से जुड़ा है तो हमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और अब मधुमिता शुक्ला की बहन पहुंच जाती है दिल्ली हाई कोर्ट। वहां पे एक अलग से एप्लीकेशन डाली जाती है और कहा जाता है कि हमें उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, यहाँ से जांच प्रक्रिया चूंकि शासन सत्ता जांच प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, इसलिए हमारे इस केस को किसी दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाए और इस मामले को हाई कोर्ट उत्तराखंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोर्ट उत्तराखंड द्वारा अक्टूबर 2007 को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा कि ये पूरा मैटर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसके पीछे की मेन वजह जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इनके अच्छे आचरण के वजह से जेल में जितने वर्ष से ये सजा काट रहे हैं उस दौरान इनका जो आचरण रहा वो ठीक रहा, इसलिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने हाई कोर्ट से एक अपील की थी कि इनका आचरण अच्छा है अतः इन्हें बरी कर दिया जाए, और हाई कोर्ट ने आनंदीबेन पटेल की बात को मानते हुए उन्हें बरी भी कर दिया है। दोस्तों, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं कि एक ऐसे माफिया हत्यारे धोखेबाज आदमी को ऐन लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले जेल से इसलिए कहीं करा लिया जाता है कि आने वाले चुनाव में एक सीट को सुरक्षित किया जा सकता है। फिलहाल ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है और ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।